बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपका जो इनकमिंग टेस्ट है उसके लिए हम आज डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 6, 7 और 8 जो आपका इनकमिंग टेस्ट है। सबसे पहले मार्क्स डिवीजन को देख लेते हैं। यूनिट नंबर 6 से एक MCQ, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और थ्योरी का या न्यूमेरिकल का एक पार्ट जो है वो इससे कंडक्ट किया जाएगा। तो इस हिसाब से बेटे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये आपका 8 से 10 नंबर मार्क्स कैरी करता है पेपर में। अगर आप यूनिट नंबर 6 तैयार करते हैं तो आप 8 से 10 नंबर जो है बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर हासिल कर सकते हैं। यूनिट नंबर 7 में 2 MCQs, 4 शॉर्ट क्वेश्चन है। एक पार्ट इसमें लाजमी कंडक्ट किया जाएगा, ए या बी पार्ट। तो इस हिसाब से इसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 13 से 15 बनते हैं। अगर थ्योरी वाला लॉन्ग आया तो 15 और अगर न्यूमेरिकल आया तो फिर 13 नंबर बनेंगे। तो अगर यूनिट नंबर 7 को आप तैयार करते हैं तो बोर्ड में आप 13 से 15 नंबर जो हैं वो पेपर का हिस्सा जो है वो कवर करेंगे। यूनिट नंबर 8 से एक MCQs और 2 शॉर्ट क्वेश्चन है और एक पार्ट चूँकि 7 और 8 की पेयरिंग है तो एक पार्ट 7 से आएगा तो दूसरा पार्ट जो है वो इसमें से कंडक्ट किया जाएगा। तो इस हिसाब से बेटे ये आपका तकरीबन 8 से 10 नंबर इसमें से बन जाते हैं। तो अगर आप इसकी इन 3 चैप्टरों की अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो बेटे इस हिसाब से आप मार्क्स अपने बोर्ड में कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये थे आपके आज के टेस्ट। जो इनकमिंग जो टेस्ट आपका आ रहा है उसमें मार्क्स डिवीजन और इस हिसाब से बेटे आप लोग तैयारी करें। नेक्स्ट हमने लास्ट में भी बात की थी कि टेस्ट के अंदर आप मैक्सिमम नंबर या पूरे मार्क्स कैसे हासिल कर सकते हैं। उसके लिए बेटे मैंने ये स्लाइड बनाई है कि आप MCQs रॉन्ग नहीं करेंगे, अपने शॉर्ट क्वेश्चन में हाईलाइट करेंगे की पॉइंट्स को और अगर उनमें किसी किस्म की कोई फार्मूला, डायमेंशन या डायग्राम आती है तो उसे नीट एंड क्लीन लिखनी है, करेक्ट लिखनी है। अपने पेपर को बेटे नीट एंड क्लीन लिखना है, गलती नहीं करनी, किसी किस्म की कटिंग नहीं करनी। पेपर को बेहतरीन लिखें ताकि एग्ज़ामिनर को ज़्यादा जो है वो चेक करने में हम प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। उसके बाद बेटे आपने लॉन्ग क्वेश्चन लिखते वक्त अपने तमाम लॉन्ग क्वेश्चन के जो मेन पार्ट्स होते हैं उसे आपने हेडिंग वाइज लिखना है ताकि एग्ज़ामिनर उन हेडिंग्स को देखते हुए मेन की पॉइंट्स को चेक करके आगे मूव करे। फिर बेटे एक चीज़ जो मैंने पेपर चेक करते हुए देखी थी कि बच्चे बाज़ स्टूडेंट्स होते हैं वो लॉन्ग और शॉर्ट को मिक्स कर देते हैं। पहले शॉर्ट स्टार्ट किए, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, फिर उसमें थ्योरी वाला लॉन्ग लिखा, फिर आगे क्वेश्चन 3 स्टार्ट कर देते हैं शॉर्ट का, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल लिखते हैं। तो फिर पेपर की ना एक तरतीब नहीं रहती। अच्छे बच्चे और पूरे मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट बेटे हमेशा फोकस करते हैं कि अपना पेपर जो है वो बेहतरीन तरीके से कंडक्ट हो। तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, फिर आप थ्योरी वाला लॉन्ग स्टार्ट करना चाहते हैं थ्योरी वाला कर लें, न्यूमेरिकल लॉन्ग में लिखना चाह रहे हैं पहले न्यूमेरिकल लिख लें, लेकिन नीट एंड क्लीन कटिंग नहीं करनी। उसके बाद बेटे जब आप क्वेश्चन पेपर पे लिखते हैं तो अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर नंबर लिखा होता है क्वेश्चन का, वही बेटे आप अपने टेस्ट में लिखें। अपनी तरफ से कोई भी नंबर ना लगाएं और इस तरीके से आपके क्वेश्चन गलत होने का जो है वो मकान हो सकता है। तो जो पेपर पे क्वेश्चन लिखा होता है वही आपने राइट करना है। ठीक है, उसके बाद बेटे जब आप क्वेश्चन लिख रहे होते हैं तो आप स्टार्टिंग में उसका थोड़ा सा हिस्सा पढ़ते हैं तो आपको लगता है जैसे ये कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन आ गया या आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो आप आगे वाला हिस्सा उसका पढ़ते ही नहीं है और उसका आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जबकि जब आप आंसर लिखते हैं तो उसमें काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा लिखी होती हैं जो कि एग्ज़ामिनर के लिए ज़ाहिर सी बात है वो बोर्डिंग होती हैं, वो प्रॉपरली उन्हें फिर स्टडी नहीं करता, वो थोड़ा सा बोर टाइप हो जाता है। तो कोशिश करें बेटे कि आप पहले क्वेश्चन को करेक्टली, सारे क्वेश्चन को प्रॉपर रीड करें और उसके बाद जो है उसका जो है वो आंसर लिखें। इसके बाद बेटे स्मार्ट सिलेबस लिखा है यूनिट नंबर 6 का। इसमें हम देखेंगे कि शॉर्ट और लॉन्ग के हिसाब से कौन कौन सा टॉपिक आपने प्रिपेयर करना है। पहले स्टेट एंड एक्सप्लेन वेरियस गैसेस लाज, ये तमाम जो छोटे छोटे लाज हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पिक करने हैं। इसमें इंशाल्लाह जब मैं चैप्टर को इनसाइड व्यू करूँगा तो मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा कि इसमें कैसे कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है, ये कैसे बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से बेटा ये टॉपिक तैयार करें। वर्क एंड हीट इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से तैयार करें। ये अनइम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। ज़्यादातर फोकस करें बेटे जो आपके
कंप्रीहेंसिव लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के अंदर जो कंप्रीहेंसिव लॉन्ग क्वेश्चन है उनको लाजमी याद करें। उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आप इनसाइड जो आपको टीचर्स ने बताए हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन उनके ऊपर फोकस करें। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये चैप्टर का सबसे पहला अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसकी दो एग्जांपल्स हैं, एक बाईसाइकिल पंप वाली और एक मेटाबॉलिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी। दूसरा बेटे इसकी एप्लीकेशन है आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस वाली। ये दोनों आपको लास्ट में भी लॉन्ग क्वेश्चन में आया था, ये एज अ लॉन्ग तैयार करना है। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस बेटे शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से टॉपिक तैयार करें। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट भी है। सो अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो शॉर्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कार्नेट हीट इंजन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। रेफ्रिजरेटर का टॉपिक बेटे लॉन्ग क्वेश्चन है। इंट्रोपी जो है ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, इंट्रोपी भी आपको लास्ट टाइम लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ था। यूनिट नंबर 7 का स्मार्ट सिलेबस देखिए बेटे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव लॉन्ग क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। इंटरफेरेंस एंड इट्स टाइप्स इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। स्टेशनरी वेव ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। स्टेशनरी वेव इन एयर कॉलम, इसके बोथ ओपन एंड वन एंड क्लोज वाले इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेटिंग स्टेशनरी वेव यूजिंग माइक्रोवेव, ये भी आपको लास्ट टाइम लॉन्ग क्वेश्चन में आया था। डिफ्रैक्शन ऑफ वेव एज अ शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें। बीट्स जो है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर लें, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा जो है वो आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। जैसे मैंने मार्क किया हुआ है कि नॉट इंक्लूडिंग ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करने वाला जो पार्ट है वो इसमें शामिल नहीं है, इसलिए ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत कम है कि बने। इंटेंसिटी ऑफ वेव बेटे आपको लास्ट टाइम लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो दिया गया था, एज अ लॉन्ग भी प्रिपेयर करें एज अ शॉर्ट भी प्रिपेयर करें। डॉपलर इफेक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट ये भी लॉन्ग क्वेश्चन बन जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पिक होते हैं। बाकी बेटे नीचे आपने एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपने सारे मार्क कर लेने। स्मार्ट सिलेबस ऑफ चैप्टर 8 जो है पोलराइजेशन ऑफ लाइट एज अ शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करें। प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट बेटे ये आपका कंप्रीहेंसिव लॉन्ग क्वेश्चन है। पोलराइज्ड लाइट बाय मेथड ऑफ रिफ्लेक्शन, ब्रेस्टर्स लॉ जिसमें आप डिस्कस करते हैं, ये आपको लास्ट टाइम लॉन्ग क्वेश्चन आया था चैप्टर नंबर 8 से, तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। मोल्जेस लॉ जो है बेटे ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंस ऑफ पोलराइजेशन ये ऑप्टिकल एक्टिविटी से आधा हिस्सा है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी का ही टॉपिक है। उसके आखिर में थोड़ी सी ये इंपॉर्टेंस ऑफ पोलराइजेशन जो है ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन में, ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से पिक किया गया, इसलिए मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया। मे बी ये सिलेबस में शामिल हो, तो आप लोग बेटे इसे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर लें। पोलराइड एंड इट्स टू मेन एप्लीकेशन, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पिक होती हैं। एक्सरसाइज में भी ये पिक हुई हुई हैं। ग्रेविटेशनल वेव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। लाइगो इंटरफेरोमीटर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। विर्गो इसका पार्ट है, ये भी इसका एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपने प्रिपेयर करना है। तो ये थे बेटे आप लोगों का स्मार्ट सिलेबस। अब हम चलते हैं कुछ चैप्टर्स की जो साइड इन्फॉर्मेशन है उसकी स्लाइड्स मैंने यहाँ पे बनाई है कि आप साइड इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे डिस्कस कर लें। जो मैक्सिमम साइड इन्फॉर्मेशन में शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने यहाँ पे उनके आंसर्स भी लिखे हैं, आप लोग यहाँ से देख के उनके आंसर भी लिख लें। और ये पूरे पूरे आंसर लिखे हैं, वैलिड आंसर लिखे हैं, ये कोई भी एग्जामिनर बेटे इसको गलत नहीं करेगा इंशाल्लाह, आप अगर ये तैयार कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, ये डू यू नो, और ये एज एम सी क्यूज़ के तौर पे कि डायटोमिक गैस मालिक्यूल जो हैं इनके पास ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल दोनों तरह की काइनेटिक एनर्जी होती है। और इवन के अगर ये थोड़ा सा वाइब्रेट करें तो वाइब्रेशनल एनर्जी भी मौजूद होती है। तो एज अ शो एम सी क्यूज़ बेटे इसे आप पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन सर इन्फॉर्मेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को ये पेपर में पूछा गया है कि वाई इंटरनल एनर्जी इज़ कंसिडर टू बी अ स्टेट फंक्शन। सबसे पहले यहाँ पे जानना ज़रूरी है बेटे कि स्टेट फंक्शन होता क्या है। स्टेट फंक्शन इज़ अ फंक्शन हु डू नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, जो पाथ पे डिपेंड ना करे। इट डिपेंड ओनली ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। सो ऐसा फंक्शन जो पाथ पे डिपेंड ना करे, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता हो, उसे हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। तो इंटरनल एनर्जी को हम स्टेट फंक्शन कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनल एनर्जी किसी भी किस्म के पाथ पर डिपेंड नहीं करती। किसी भी पाथ से आप कैलकुलेट करें इसकी वैल्यू सेम आएगी, सिर्फ और सिर्फ ये डिपेंड करती है कि इसकी इनिशियल कंडीशन क्या थी और इसकी फाइनल कंडीशन क्या थी, फाइनल स्टेट क्या थी।
तो ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन बेटे आपने प्रिपेयर कर लेना है। वाई डज इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन के दौरान बेटे जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन होती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस जो है वो चेंज नहीं होती, क्योंकि वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो डेफिनेटली इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं बेटे। एक और शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डज अ डेक ऑफ कार्ड्स, ताश के जो पत्ते हैं, बिकम मोर डिसऑर्डर व्हेन शफल्ड, जब इन्हें शफलिंग करते हैं तो ये मोर डिसऑर्डर हो जाते हैं। इसकी क्या रीज़न है? तो अ डेक बिकम मोर डिसऑर्डर व्हेन शफल्ड बिकॉज शफलिंग इंक्रीज द एंट्रोपी, क्योंकि जब हम ताश के पत्तों को थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं, तो डेफिनेटली वो ऑटोमेटिकली उनके ऑर्डर चेंज हो जाते हैं। कभी भी वो 100% रिवर्सिबल नहीं हो सकते कि उन्हीं 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 जगहों पे रीगेन री अगेन उसी पोजीशन पे हम उसको बरकरार रख सके, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से बेटे वो डिसऑर्डरनेस में चले जाते हैं। एक सवाल चैप्टर नंबर 6 से बेटे ये कंसेप्चुअल था, ये टीचर अपनी तरफ से बच्चों को चेक करने के लिए बेटे ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं। ड्यूरिंग द लेक्चर आपको आपको सर बताते भी हैं, टीचर बताते भी हैं और चेक करते हैं कि हमारा बच्चा कितने कंसेप्ट के साथ चीज़ों को स्टडी करता है। ज़रूरी नहीं कि ये बोर्ड में पेपर में ये क्वेश्चन जो है वो बड़ा अहम है और वो पूछा जाए, लेकिन ये एज अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, प्योरली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि व्हाई डज अ रेफ्रिजरेटर हैव अ COP कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ग्रेटर देन 1 व्हाइल अ हीट इंजन एफिशिएंसी लेस देन 1। इसकी बेटे मैंने यहाँ पे रीज़न लिखी है कि रेफ्रिजरेटर जो है वो हीट रिमूव करता है फ्रॉम कूल्ड बॉडी, और ज़्यादा वर्क cold body can be greater than the work supplied। ज़्यादा हीट को रिमूव करता है कम वर्क सप्लाई करने से, मतलब बहुत कम वर्क पे ज़्यादा हीट जो है ना वो रिमूव कर देता है। अब अगर आप यहाँ से गौर से कर देखें तो ये जो QC है ये ऊपर है और W जो है वर्क जो है वो डाउनवर्ड डिवाइड हुआ हुआ है। COP का ये फार्मूला है। अब ऊपर वाली चीज़ ज़्यादा है, नीचे वाली चीज़ कम है, तो डेफिनेटली इसका आंसर 1 से लेस नहीं होगा बल्कि 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है। हेयर QC मीन हीट रिमूव फ्रॉम कूल बॉडी, तो ये लार्जर देन वर्क है, देयरफॉर COP जो है वो 1 से लार्जर होगा। लेकिन जब हम हीट इंजन को देखते हैं तो हीट इंजन इज़ नॉट कन्वर्ट ऑल हीट इनटू वर्क अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि ये अगर सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है तो ये वायलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगी, क्योंकि कोई भी हीट इंजन 100% परफेक्ट नहीं होता जो इनपुट हीट को टोटल आउटपुट हीट में चेंज करे। तो सम हीट मस्ट बी रिजेक्टेड। इसका मतलब है कि ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी बेटे, कम होगी, और नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसका आंसर ऑटोमेटिकली मीन वर्क ऊपर ज़्यादा हो जाएगा, क्यू नीचे कम हो जाएगी, तो सॉरी वर्क कम हो जाएगा, क्यू लार्जर हो जाएगा। तो जिसकी वजह से डिवाइड करने से ये आंसर वर्क जो है वो क्यू से लेस होगा, और इसके बाद जो एफिशिएंसी है वो आपकी 1 से लेस हो जाएगी। ठीक है। तो ये यूनिट नंबर 6 की साइड इन्फॉर्मेशन थी। अब यूनिट नंबर 7 की साइड इन्फॉर्मेशन देखते हैं। एक साइड इन्फॉर्मेशन में MCQs है। सोडियम क्लोराइड जो है इन अ फ्लेम गिव आउट प्योर येलो लाइट, दिस लाइट इज़ नॉट मिक्सड ऑफ रेड एंड ग्रीन कलर। तो ये बेटे एज MCQ आपको पहले भी आया हुआ है और इसे फिर मैंने अगेन लिख दिया है, इसे पढ़ लें, रीड कर लें और इसे याद कर लीजिएगा। इसके अलावा आ गिटार स्ट्रिंग इज़ प्लग्ड एट इट्स लेंथ, किसी भी लेंथ से अगर आप इस गिटार को प्लग करें, ठीक है, यहाँ से पकड़ के इस तरीके से एक स्ट्रिंग ऐसे ऊपर की तरफ खींचें और फिर इसे छोड़ें, तो बताएं इसमें कौन सी हार्मोनिक पैदा होंगी। अगर आप देखें तो बेटे ये जो एंड है यहाँ पे एक स्ट्रिंग का एक एंड फिक्स्ड है और एक एंड यहाँ पे फिक्स है। जब आप यहाँ से किसी भी लेंथ से अगर आप इसको पिक करते हैं, जब आप इसको पकड़ेंगे तो इसको उठाएंगे तो डेफिनेटली फंडामेंटल मोड ही इसमें पैदा होगा, इसमें डबल या ट्रिपल मोड यहाँ से पैदा नहीं होंगे। तो ये नोट फरमा लें, यहाँ पे बेटे ये सारी इन्फॉर्मेशन इसकी लिखी हुई है, आपने इसको रीड कर लेना है। ठीक है। इसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन है, क्या स्टेशनरी वेव इज़ फॉर्म्ड ऑन अ स्ट्रिंग विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 हर्ट्ज। 100 हर्ट्ज आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है और इसमें इफ़ द स्ट्रिंग इज़ 2 मीटर लॉन्ग हाउ मैनी लूप्स नोड्स एंड
हाउ मैनी लूप्स, नोड्स एंड एंटी नोड्स आर फॉर्म, ये भी सारी इन्फॉर्मेशन का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बेटे बाज़ बुक्स में प्रॉपर नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे मैंने प्रॉपर लिखा है कि थ्रू गिवन फ्रीक्वेंसी, ओनली फ्रीक्वेंसी से हम एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ नोड्स और एंटी नोड्स नहीं बता सकते। हाँ, अलबत्ता ये है कि ये डिपेंड करती है हार्मोनिक इस फॉर्म के कितने हार्मोनिक बने हैं, ये हार्मोनिक्स होते हैं, ठीक है। इफ़ इट्स अ फंडामेंटल मोड, अगर तो ये फंडामेंटल मोड बनाती है, देन स्ट्रिंग वन लूप बना रही है, ठीक है। इसका एक फंडामेंटल लूप में आपको पता है एक लूप होता है, और इस वजह से एक नोड यहाँ बन गया, एक नोड यहाँ बन जाएगा, और एक एंटी नोड बन जाएगा, ठीक है। तो टोटल दो नोड्स और एक एंटी नोड बन गया। उसके बाद एक साइड इन्फॉर्मेशन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में लास्ट में पूछी गई थी कि फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड का आपस में क्या रिलेशन है। तो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड आपस में इंडिपेंडेंट है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करते। इसलिए अगर आप दैट इज़ वाई यू कैन टर्न अप वॉल्यूम ऑफ अ सॉन्ग, मतलब आप किसी भी डेक या कोई भी वॉल्यूम अगर आप अप या डाउन कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज किए बगैर। तो ये भी बेटे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये आपसे पूछा जा सकता है। वाई साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, क्योंकि आपको पता है कि साउंड जो है वो मैकेनिकल वेव है और इसे मीडियम की ज़रूरत होती है। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बेटे आपने पढ़ लेना है। शॉक वेव कैसे पैदा होती हैं, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो भी आप लोगों ने पढ़ लेना है। हाउ बैट्स लोकेट देयर फूड, इस ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। ये कई बुक्स में बेटे इसका आंसर बहुत शॉर्ट लिखा हुआ है, इसे भी यहाँ पे कंप्लीट करके लिखा गया है, ये आपने एक दफ़ा इसे स्टडी कर लेना है। अब यूनिट नंबर 8 की अगर हम सारी इन्फॉर्मेशन देखें तो मुझे सिर्फ एक प्रॉपर क्वेश्चन मिला है जो पूछा जा सकता है। बाकी ज़्यादातर जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो अंदर से ही पूछे जाएंगे कि अ बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट जो है वो पास करे फॉगी एटमॉस्फेयर में से, तो टेल पोलराइजेशन स्टेट ऑफ द स्कैटर्ड लाइट, स्कैटर्ड लाइट की पोलराइजेशन स्टेट बताएं। तो इसका जो आंसर है वो प्रॉपर इसमें लिखा हुआ है बेटे, आप लोग यहाँ से इसे रीड कर लें। ये थी बेटे आपकी यूनिट नंबर 6, 7 और 8 की साइड इन्फॉर्मेशन, जिसके मुकम्मल आंसर यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप लोगों ने यहाँ से कॉपी कर लेने हैं या आप लोगों ने लिख लेने हैं, स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख लीजिएगा। अब हम चलते हैं बेटे चैप्टर के इनसाइड, थोड़ा सा व्यू कर लेते हैं। वहाँ से जो मैंने क्वेश्चन मार्क किए हुए हैं, जो मैंने राइट किए हुए हैं, उनके आंसर बेटे मैं आप लोगों को मार्क करवा देता हूँ। आप सारे के सारे ये शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये प्रिपेयर कर लें, एमसीक्यूज जो हैं साइड इन्फॉर्मेशन से वो प्रिपेयर कर लें। जब आप टॉपिक पढ़ रहे होते हैं बेटे याद रखें, लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट जब भी आप पढ़ते हैं तो उसमें फार्मूलाज, डायग्राम और यूनिट्स और साइड इन्फॉर्मेशन यही आपका एमसीक्यूज बनते हैं। जो 3, 4 या 5 अगर आपको कंसेप्चुअल एमसीक्यूज पेपर में आते हैं तो वो टोटली बेटे फार्मूला के साथ रिलेट करते हैं, डायमेंशन के साथ रेशो रिलेट कर लेते हैं, यूनिट्स की रेशो रिलेट कर लेते हैं, या आपको डेफिनेटली सीधी सीधी जो सामने आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन मिलती है उसके ही रिलेटेड आपसे क्वेश्चन किया जाता है। तो अगर आप टॉपिक सारा का सारा प्रिपेयर करते हैं तो उम्मीद है कि आप उस एमसीक्यूज़ को ध्यान से अंडरस्टैंड करेंगे तो इंशाल्लाह आप उसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम चैप्टर नंबर के जो यूनिट नंबर 6, 7 और 8 इनसाइड जो व्यू है उसको मैं उसकी तरफ बेटे मूव करते हैं और उसको देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, उनको आप मार्क भी कर लीजिएगा, हाईलाइट भी कर लीजिएगा, ठीक है जी बेटे। ये है यूनिट नंबर 6 और इसका सबसे पहला जो टॉपिक है वो है स्टेट एंड एक्सप्लेन वेरियस गैसेस लॉ, जिसको हमने एज अ स्मार्ट सिलेबस भी देखा था। तो इस पे सबसे पहला बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है स्टेट बॉयल्स लॉ, या प्रूव दैट प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो ये बेटे इसकी स्टेटमेंट है और ये आगे इसका जो है वो एज प्रूव है। इसमें बेटे डायग्राम मस्ट बनाएं। इसके बाद स्टेट चार्ल्स लॉ, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। स्टेट जोसेफ्स लॉ, इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट टाइम भी आपको आया हुआ था, इसका एक एमसीक्यूज भी आया था कि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विच लॉ स्टेट, कौन सा लॉ जो है प्रेशर टेम्परेचर के साथ एक रिलेशन बताता है। तो ये बेटे जोसेफ ल्यूसिग्स लॉ है जिसे आपने स्टडी करना है। और उसके अलावा थर्मल, हाउ थर्मल इक्विलिब्रियम इज़ अटेन, गिव वन एग्जांपल, ये पहली दो लाइनें बेटे लिखें, साथ में ये एग्जांपल लिखें। तो ये आपका एज अ शॉर्ट क्वेश्चन टॉपिक है। उसके अलावा बेटे इंटरनल एनर्जी है, डिफाइन इंटरनल एनर्जी एंड टेल अस फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड्स अपॉन। सबसे पहले बेटे इसकी ये डेफिनेशन है। आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है, डिपेंडेंस लिखी हुई है।
फार्मूला लिखना है आपने इसका, ठीक है। उसके बाद ये एक शॉर्ट क्वेश्चन था कि वाई इंटरनल एनर्जी इज़ अ स्टेट फंक्शन, उसका आंसर बेटे मैंने वहाँ पे बता दिया था। इसके अलावा बेटे बाय हीटिंग, बाय मैकेनिकल वर्क, ये सारी इसकी शॉर्ट क्वेश्चन है। वर्क एंड हीट के रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आपसे, प्रूव दैट पी वर्क इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, ये आपको लास्ट टाइम भी शॉर्ट क्वेश्चन आया था। फिर आपको बेटे एक शॉर्ट क्वेश्चन आया था कि गैस वर्क करे सराउंडिंग पे तो कैसे करती है वर्क डन बाय गैस, और वर्क डन ऑन गैस क्या होता है। ये 2 पॉइंट आप लिख लें। वर्क डन ऑन द सिस्टम इज़ टेकन एज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज़ टेकन एज नेगेटिव। इसके अलावा आप ये भी यहाँ से बता सकते हैं कि जब गैस एक्सपेंड होती है तो गैस सराउंडिंग पे वर्क करती है, और जब गैस कंप्रेस होती है तो सराउंडिंग गैस के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। तो जब आप प्रूव करते हैं तो कंसीडर से शुरू करना है और आगे बेटे आप लोगों ने ये सारा लिखना है। इसके साथ बेटे आपने डायग्राम भी बनानी है। इसके अलावा बेटे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड राइट इट्स इक्वेशन, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन है। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक बाइसाइकिल पंप की है, दूसरी ह्यूमन मेटाबॉलिज्म की है। आइसोथर्मल प्रोसेस इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसके अलावा इसके अंदर एज एग्जांपल बेटे स्लो कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन जो है वो आइसोथर्मल की आप एग्जांपल दे दें। एडियाबैटिक प्रोसेस की डेफिनेशन पूछी जाएगी और इसके अलावा इसकी एग्जांपल पूछी जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे डिस्कस द टर्म आइसोथर्म एंड एडियाबैट के रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। डिफाइन क्वेश्चन, ये स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, ये एट वॉल्यूम, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो ये इसका बेटे आपने आंसर लिखना है, ठीक है। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको मार्क करके दे रहा हूँ, ठीक है। नोट करते जाइएगा, ज़रा लिखते भी जाइएगा और साथ साथ मार्क करते जाइएगा। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, इसमें बेटे एक बात याद रखनी है। एक सबसे पहले बेटे आपने इन दोनों की डेफिनेशन लिखनी है लाइन लगाकर, और साथ में बेटे आपने एग्जांपल इसमें लिखनी है, तो पॉइंट्स वगैरह जो है ना वो 2 बन जाएंगे। इसके अलावा डिफाइन साइकिल की डेफिनेशन जो है वो पूछी जा सकती है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लास्ट टाइम बेटे एक क्वेश्चन आया था कि राइट 2 स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो बाज़ बच्चों ने जो है वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी लिख दिया था। तो अगर क्वेश्चन बेटे इस तरह का आए तो आपने याद रखना है, एक लॉर्ड कैल्विन स्टेटमेंट आपने लिखनी है, दूसरी जो स्टेटमेंट है वो क्लॉजेस स्टेटमेंट आपने यहाँ पे मार्क करनी है, लिखनी है। कार्नेट हीट इंजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटे। इसके अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बड़ा कॉमनली पूछा जाता है कि वाई एफिशिएंसी ऑफ कार्नेट हीट इंजन कैन नॉट बी 1 और 100%, इसकी क्या रीज़न है। तो बेटे इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारा सिंक का जो टेम्परेचर होता है, T2 टेम्परेचर जो होता है, अगर वो ज़ीरो कर दिया जाए या सिंक को ख़त्म कर दिया जाए तो तब पॉसिबल है कि सारी की सारी जो इनपुट हीट है वो आउटपुट वर्क में चेंज हो जाए। प्रैक्टिकल जो लाइफ है उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो इंजन होता है वो हीट पकड़ता है और उस हीट को रिलीज़ करना ज़रूरी होता है। अगर वो हीट रिलीज़ ना की जाए तो बेटे वो इंजन जो है वो डैमेज हो सकता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन रेफ्रिजरेटर रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके वर्किंग प्रिंसिपल पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में प्रिंसिपल पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा वर्किंग पूछी जा सकती है। इसके अलावा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ये सवाल बेटे हमने पहले डिस्कस कर लिया हुआ है। इसके अलावा ये ऑलमोस्ट आपका रेफ्रिजरेटर वाला जो टॉपिक ये मुकम्मल है। एंट्रोपी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन है, ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है, फार्मूला पूछा जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एक तो एंट्रोपी इन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन वाई डैक ऑफ कार्ड्स बिकम मोर डिसऑर्डर वाला, ये भी हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा बेटे लॉ ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिग्रेडेशन और अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी, इसके बारे में, या हीट डेथ के बारे में, ये सवाल बड़ा कॉमन है, पेपर में भी आ सकता है। तो ये बेटा आपका यूनिट नंबर जो 6 है, ये इनसाइड जो व्यू है इसका ये कंप्लीट होता है। अब यूनिट नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, यूनिट नंबर 7 में बेटे सबसे पहला जो टॉपिक है आपका एज अ स्मार्ट सिलेबस, वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में इसकी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंस पॉइंट में एग्जांपल नंबर 1 एज अ शॉर्ट क्वेश्चन और एग्जांपल नंबर 2 दोनों शॉर्ट क्वेश्चन में आई हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि अगर दो वेव जो है वो ओवरलैप कर रही हो और सेम फेज हो और सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हो तो उनका एम्पलीट्यूड क्या होगा या उनका नेट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो ये बेटे आपने यहाँ से शुरू करना है और 2/2 आपने लिख देना या 2/1 लिख देना है, और साथ में इसमें ये डायग्राम आपने बनानी है।
ठीक है। ये 2 वेव थी, एक y1 और दूसरी वेव ये सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। यहाँ पे ये ओवरलैप होती हैं और यहाँ पे ये देखिए इसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट वो बढ़ जाता है। ठीक है, ये बेटा आपने यहाँ से डायग्राम तीनों की तीनों यहाँ ड्रा कर। इसके अलावा अगर 2 वेव जो हैं वो क्रॉस कर रही हैं अपोजिट फेज़ के अंदर, मतलब एक वेव ये देखें इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, उसके बिल्कुल अपोजिट फेज़ में है, तो ये बेटे एक स्टेशनरी वेव बनाती हैं और ये इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है। तो ये आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। उसके अलावा ये एमसीक्यूज़ आपको पहले भी आया हुआ है एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में शॉर्ट क्वेश्चन में। ये इंटरफेरेंस में डेफिनेशन स्टेटमेंट जिसकी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। उसके अलावा डिफरेंशिएट बिटवीन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बेटे जो अहम बात है, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि दोनों की डेफिनेशन हो। दूसरा बेटे ये जो लाइन है कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये लाइन और ये नीचे इसका फार्मूला लिखें। उसके अलावा कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये लाइन और ये इसका फार्मूला है, यही लिखना है आपने। ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड वाला ये एमसीक्यू हमने डिस्कस कर लिया है। अगर ज़्यादा से अगर आपके पास टाइम हो या आप मैनेज कर सकते हो तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए और ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बेटे डायग्राम भी बना दें, तो इस तरीके से आपका ये जो शॉर्ट क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाता है। जी बेटे, इसके साथ नेक्स्ट आपका जो टॉपिक बनता है वो है स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और इस लॉन्ग क्वेश्चन में बेटे ये जो सारे पार्ट्स हैं इसके डायग्राम बनाएं। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो सारी इन्फॉर्मेशन में हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, ये फार्मूलाज लिखें। उसके अलावा ये जो आपके डायग्राम है ये मस्ट बनाएं और इसके जितने भी ये पार्ट्स हैं वो सारे आपने लिखने हैं। इसके साथ मैंने आपको बताया था कि लास्ट पे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हार्मोनिक सीरीज़ के रिलेटेड, ओवरटोन्स, क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी और एप्लीकेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। जिन बच्चों के पास अल रहमान सीरीज़ नोट्स नहीं है वो यहाँ से पिक कर लीजिएगा और जिनके पास नोट्स हैं वो यहाँ से निशान लगा लीजिएगा। इसके अलावा बेटे ऑर्गन पाइप के रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। उसके अलावा ये लॉन्ग क्वेश्चन है ऑर्गन पाइप का, ओपन एंड वाला, ओपन एंड बोथ एंड्स। उसके अलावा क्लोज्ड एट वन एंड, ये शॉर्ट क्वेश्चन सारी इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस कर ली हुई है ऑलरेडी। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपने पे करना है। कौन सा ऑर्गन पाइप बोथ एंड वाला रिचर है हार्मोनिक सीरीज़ के हिसाब से या क्लोज वन एंड वाला रिचर है, तो इसमें इसका आंसर लिखा हुआ है ये नोट दोनों पॉइंट्स में है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी जो होती है ओपन एंड वाई में मोर इन्वॉल्व होती हैं, ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज हार्मोनिक बनती हैं, जबकि एंड वन एंड जो है वो क्लोज्ड होने की वजह से वहाँ पर आपको ऑड मल्टीपल जो है वो हार्मोनिक सीरीज़ का मिलता है, जिसकी वजह से वन हार्मोनिक सीरीज़ जो है उसमें मिस होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे हम क्लियरली ये कह सकते हैं कि ओपन एंड बोथ जो है वो रिचर हार्मोनिक जो है वो रखता है। ठीक है, तो इसके अलावा बेटे ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिमॉन्स्ट्रेशन वाला एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन और स्टेशनरी वेव्स में माइक्रोवेव के रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है और माइक्रोवेव को हम इसमें यूज़ करके स्टेशनरी वेव कैसे पैदा करते हैं। फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन आया था कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ प्रॉब डिटेक्टर जो होता है इसमें जो यूज़ होता है वो क्या है, ये मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर बनता है। इसके अलावा बेटे डायफ्रैक्शन के रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन था, इसकी कंडीशन के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये मार्क करना है अपने। रिपर टैंक के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन था और इसकी कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। बीट्स के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन सॉरी एमसीक्यूज़ के तौर पे ये टेबल इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिटी ऑफ वेव जो है ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशन और लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से पूछा जा सकता है। और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ऐसा इन्फॉर्मेशन में ये शायद डिस्कस नहीं हो सका वहाँ पे कि कैन यू फाइंड द डेसिबल लेवल ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव हुज इंटेंसिटी इज़ 10 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये बेटे जो हमें इंटेंसिटी गिवन होती है ये अननोन होती है और इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। जो नाउन होती है फेंटेस्ट साउंड की इंटेंसिटी वो 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, ऊपर वो वैल्यू लिखी जो हमें गिवन है और नीचे जो है हमें ऑलरेडी नाउन है वो वैल्यू लिखी और इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू इन वैक्यूम, ये भी डिस्कस कर लिया था हमने। फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। उसके अलावा बेटे यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि इसका एम्पलीट्यूड के साथ इंटेंसिटी का क्या रिलेशन है, तो ये बेटे यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है। डॉपलर इफेक्ट के रिलेटेड बेटे ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सोनिक शॉक वेव के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया है स्मार्ट सिलेबस लिखते हुए का। तो उसके अलावा इसके दोनों केसेस जो हैं कि वैन अ सोर्स साउंड मूव टूवर्ड द स्टेशनरी ऑब्जर्वर वाला और दूसरा जो केस है वैन अ सोर्स साउंड मूव अवे
फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्व, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एप्लीकेशन बेटे इसकी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है। रडार के रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। स्पीड ऑफ स्टार एंड गैलेक्सीज फाइंड करने के लिए भी है। ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट के बारे में बेटे ये दोनों पॉइंट्स बेटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। रडार स्पीड ट्रैप, जिससे गाड़ियों की स्पीड और डिफरेंट व्हीकल की स्पीड जो है कैलकुलेट की जाती है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन है बेटे। इसके अलावा सैटेलाइट नेविगेशन, उसके अलावा डॉपलर रडार, डॉपलर कार्डियोग्राफी, डॉपलर अल्ट्रासाउंड, ये आपके एक्सरसाइज के भी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसके साथ बेटे ये यूनिट नंबर जो 7 है ये कंप्लीट होता है। अब हम यूनिट नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ से देखते हैं कौन कौन से शॉर्ट इंपॉर्टेंट है। जी बेटे ये है यूनिट नंबर 8। इसमें सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन, पहला जो टॉपिक है वो है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इसमें डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। प्लेन पोलराइजेशन इसकी टाइप आ सकती है। अनपोलराइज्ड लाइट के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। अगला टॉपिक आपका इसमें स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। इसके अलावा बेटे ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपने टॉपिक तैयार करना है, प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड। उसके अलावा पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय द मेथड ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से तैयार करना है। पोलराइजिंग एंगल के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आता है। उसके अलावा ये सारे डेरिवेशन में सारे पॉइंट्स बेटे आपने लिखने हैं। ब्रेस्टर्स लॉ का या ब्रेस्टर एंगल के बारे में एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ये भी बेटा आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना है। माल्जर्स लॉ जो है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये दो केस एंगल के रिलेटेड जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर एंगल जो है वो थीटा 0 डिग्री हो तो इंटेंसिटी का क्या रिलेशन होगा, और अगर 90 डिग्री हो तो इंटेंसिटी का क्या रिलेशन। इसी तरीके से ये एम्पलीट्यूड के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये एज अ बेटे शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करना है, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना है, बल्कि ये एक्सरसाइज के अंदर भी शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा 2 मेन एप्लीकेशन जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से तैयार करें। ज़्यादातर ये शॉर्ट में ही आएंगी। अनप्रडिक्टेबल लॉन्ग है, लेकिन ज़्यादा आप कंप्रीहेंसिव लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर फोकस करें। ग्रेविटेशनल वेव बेटे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके बारे में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि राइट डिफाइन ग्रेविटेशनल वेव या डिस्कस ग्रेविटेशनल वेव एंड राइट इट्स टाइप्स। इनकी टाइप्स के जस्ट आपने नेम लिखने हैं, ठीक है बेटे। और ये इसके टाइप्स के 4 नेम हैं, वो आपने एज अ eccentricity is measure of the amount by which an object deviates from a perfect circle। और इसके बारे में ये MCQs पूछे जा सकते हैं, तो MCQs भी तैयार कर लें। उसके अलावा फॉर विच फैक्टर्स और विच करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल वेव जो है डिपेंड करती है, ये 2-3 फैक्टर हैं, ये भी बेटा अपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लें, ठीक है। उसके अलावा वर्किंग प्रिंसिपल इंटरफेरोमीटर नेक्स्ट टॉपिक बेटे आपका शुरू हो जाता है। तो इसमें वर्किंग प्रिंसिपल शॉर्ट क्वेश्चन में, इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन लाइगो एंड कन्वेंशनल इंटरफेरोमीटर में ये सवाल आ सकता है, ये मैंने क्लास में भी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। उसके अलावा पावर रिसाइकलिंग मिरर के बारे में, ये जो इसके पार्ट्स हैं, लेज़र बीम स्प्लिटिंग, ये सारे के सारे बेटे क्या है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा बेटे वर्किंग ऑफ इंटरफेरोमीटर में ये बड़े अहम पॉइंट है जो एज अ MCQs भी पूछे जा सकते हैं, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कब जो है फर्स्ट टाइम ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट हुई लाइगो के साथ, वो एक लाइन मैंने मार्क की हुई है। उसके अलावा कौन कौन से साइंटिस्ट थे जो इन्वॉल्व हुए। ये फर्स्ट जो डिस्कवरी विर्गो के ज़रिए हुई थी वो 2017 में हुई थी, और इसकी डिटेक्शन हुई थी वो 14 सितंबर 2015 के अंदर हुई थी। तो इसके साथ बेटे यूनिट नंबर जो 8 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें सारी बातें बेटे शॉर्टली मैंने ये बताई हैं या आप लोगों को मार करके दी हैं, ताकि आप लोग जब प्रिपरेशन करें, क्योंकि सारी डिटेल जो है इसकी वो आप लोगों ने क्लासेस में 1 बाय 1 लेक्चर के ज़रिए जो है वो अंडरस्टैंड की हुई हैं। जस्ट यहाँ पर मार्क हुआ सिलेबस आपको दिखाया है कि बेटे ऐसे ऐसे ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं। बाद बच्चों को बेटे शॉर्ट क्वेश्चन ढूंढने में नहीं मिलते, या बाद बच्चे जो होते हैं परेशान होते हैं कि हम किस तरीके से प्रिपरेशन करें। तो सारी जो तीनों के तीनों जो चैप्टर थे उनको एज अ इस वीडियो के अंदर बेटे 1 बाय 1 जो है वो मार्क करके एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपको बता दिया है। अब आपने घर बैठ के बेटे इसकी प्रिपरेशन करनी है, इंशाल्लाह आप पेपर में अच्छे नंबर लेंगे। तब तक के लिए बेटे मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।